नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं तालिबान से जंग की तैयारी के साथ। दरअसल पंजशीर घाटी से जुटे 30,000 अफगानी युवा काबुल से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है पंजशीर घाटी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान इनका नेतृत्व कर रहे हैं। तालिबान के खिलाफ जंग की कमान 32 साल के अहमद मसूद के पास है। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद के बेटे हैं अहमद। पंजशीर घाटी को पहले कभी भी तालिबान जीत नहीं पाया, यानी कि जब हम बात करते हैं 1996 से 2000 के बीच की, ये वो दौर रहा जब तालिबान वहां सबसे ज्यादा मजबूत नजर आया था। इतना मजबूत कि उसने आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। हालांकि 2001 के बाद अमेरिकी सेना वहां पहुंची थी, नाटो वहां पहुंचा था और तालिबान के सफाये की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस दौर में तालिबान सबसे ज्यादा पावरफुल था, उस दौर में भी पंजशीर घाटी वो इलाका थी जहां तालिबान का कब्जा नहीं हो पाया था, जहां तालिबान कभी जीत ही नहीं पाया था। दरअसल अफगान के 34 प्रांतों में इकलौते पंजशीर में घुसने की तालिबान हिम्मत नहीं करता है। लेकिन अब अफगानिस्तान एक बार फिर से लड़ाई को तैयार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर अफगानी महिलाओं ने प्रदर्शन किया, अफगान का झंडा लेकर, अफगान का फ्लैग लेकर, उसको तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की ही बगावत के तौर पर देखा जा सकता है, या कहें कि अफगानिस्तान तालिबान के शासन में नहीं रहना चाहता और इसलिए अफगान अब एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ खड़ा हो गया है। मुमकिन है कि अफगानी युवा अगर तालिबान से लोहा लेते हैं तो फिर बाकी सेनाएं भी हो सकता है उनके साथ खड़ी नजर आए। लेकिन इस वक्त की तालिबान से जुड़ी या कहें कि अफगानिस्तान से जुड़ी जो खबर है, उसके मुताबिक पंजशीर घाटी के अंदर 30,000 अफगानी युवा जुटे हैं तालिबान के सफाई के। इस दौरान यह भी जानना जरूर है कि काबुल से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर पंजशीर घाटी है। नेतृत्व कौन कौन कर रहा है? राष्ट्रपति छोड़कर चले गए, लेकिन उपराष्ट्रपति ने मोर्चा संभाल रखा है। उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया हुआ है। अमरुल्लाह सालेह और रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि तालिबान के खिलाफ जंग की कमान 32 साल के अहमद मसूद कर रहे हैं। अहमद मसूद दरअसल पूर्व रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। वहीं भारत के लिए तालिबान वायरस से बचने की बेहद जरूरत है, क्योंकि भारत की राजनीति में इस वायरस ने एंट्री कर ली है। तालिबान पर नेताओं ने आपदा में अवसर वाली सोच बनाई है। भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की तालिबान को लेकर सोच से आगे बढ़े हैं। तालिबानी केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर सीमा पर चौकसी बढ़ाए। अफगानिस्तान में किए निवेश को खुलाकर भारत नई रणनीति बनाने पर काम करे, विचार करे। आपको बता दें कि इसलिए जरूरी क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान के अंदर लगभग 22,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश भारत कर चुका है। फिर बात चाहे वहां की संसद बनाने की हो या अन्य प्रोजेक्ट पर काम करने की हो, डैम बनाने की हो, या फिर एक ऐसा हाईवे बनाने की बात हो जो अफगानिस्तान से गुजरता हुआ इराक तक ले जाए। कनेक्टिविटी के लिए भारत ने मोटा पैसा खर्च किया है। लेकिन क्या अब अफगानिस्तान में जो निवेश भारत ने किया है उस पर नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है? ये सब तय ये करेगा कि वहां सरकार आखिर किसकी बनती है। क्या तालिबान, जो अचानक से वहां एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है, क्या अफगानिस्तान के लड़ाके उनसे इसको छीन लेंगे, लोकतंत्र वापस स्थापित होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो उपराष्ट्रपति सालेह वहां के हैं, उनके भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया हुआ है। अगर वो तालिबान को कंट्रोल करते हैं तो फिर भारत के लिए राहत की खबर होगी। जो निवेश भारत ने किया है उस पर ज्यादा संकट आता दिखाई नहीं देगा। लेकिन भारत में अचानक लोगों को अब पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान भेजने का कैंपेन शुरू हो गया है। दरअसल पहले जब बयानबाजी आती थी तो फिर कहा जाता था कि आपको पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है तो आप पाकिस्तान ही चले जाइए। अब तालिबान अफगानिस्तान में जिस तरीके से क्रूरता दिखा रहा है,
महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, खुलेआम बंदूकें लहरा रहा है। भारत में भी बहुत से नेता ऐसे हैं, काफी संख्या में लोग ऐसे हैं जो उनके समर्थन में बयानबाजी कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। अब उनके लिए एक अलग कैंपेन है। कहा जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान इतना ही अच्छा लग रहा है, अगर तालिबान का शासन वहां आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप तालिबान चले जाइए। बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछने पर मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने अफगानिस्तान जाने तक की सलाह दी। तालिबान मसले पर केंद्र सरकार को घरेलू राजनीति में नफा नुकसान से दूर रहना चाहिए और तालिबान के साइड इफेक्ट से बचने के लिए आकलन करके अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि भारत और तालिबान के बीच न सिर्फ ये मसला है कि वहां 22,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट हो चुका है, बल्कि जो ट्रेड होती है यानी कि आयात और जो निर्यात होता है उस पर भी एक बड़ा असर पड़ रहा है। और जैसे ये मुद्दा सुलझेगा उसके बाद हालात थोड़े सामान्य होते नजर आएंगे, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अफगानिस्तान से भारत आती है और भारत से अफगानिस्तान जाती है। वहीं भारत में तालिबानी सत्ता के साइड इफेक्ट, केंद्र सरकार अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रही है, रणनीति पर काम कर रही है। आधिकारिक रूप से पक्ष और विपक्ष में कहने से बच रहा है भारत, यानी कि ना तो तालिबान के पक्ष में कुछ कहा जा रहा है और ना ही उसके खिलाफ बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां और भी ज्यादा जटिल हो गई हैं। तालिबान के पिछले शासन से अब की बार ज्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि तब रूस और भारत दोस्त थे, चीन से भारत का कोई टकराव नहीं था। पाकिस्तान उस समय अमेरिका का दोस्त था, चीन पाक की दोस्ती नहीं थी। हम बात करें 1996 से 2001 के बीच की, क्योंकि इसी दौर में तालिबान वहां बहुत ज्यादा सक्रिय था। उस दौरान चीन और पाकिस्तान नजदीक नहीं थे, लेकिन अब चीन भी पाकिस्तान का साथ तो दे ही रहा है। चीन की तरफ से सबसे पहले बयान भी आया कि वो तालिबान को मान्यता देगा, और दूसरी तरफ रूस और भारत का रिश्ता जिस तरीके का हुआ करता था, दोस्ती का रिश्ता हुआ करता था, वो रिश्ता अब इस तरीके का दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा चीन के साथ भारत का सीमा विवाद बढ़ा है और बीते कुछ सालों के अंदर देखा गया है कि वो तेजी से आक्रामक भी हुआ है। लेकिन अब सारा का सारा दृश्य बिल्कुल बदला हुआ और अलग नजर आता है 2001 के मुकाबले। भारत के पास तालिबान पर कूटनीतिक दबाव बनाने का कोई विकल्प नहीं है। ले देकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से वो सहयोग ले सकता है। भारत इन दोनों देशों के जरिए ही तालिबान पर कूटनीतिक दबाव बना सकता है, और अमेरिका भी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के जरिए कूटनीतिक दबाव बना सकता है। अब बात करते हैं कांग्रेसी असंतुष्टों की पहली पसंद बनी दीदी। हाल ही में कांग्रेस छोड़ सुष्मिता देव ने टीएमसी का दामन थामा है। बंगाल विजय के बाद से ही ममता की अखिल भारतीय राजनीति में धार तेजी से बढ़ी है। इसके लिए ममता ने नॉर्थ ईस्ट से अपनी पार्टी के विस्तार की कवायद भी शुरू कर दी। वहीं कपिल सिब्बल की डिनर पार्टी को लेकर एक जानकारी सामने आई है। बंगाल की शानदार जीत के बाद ममता के प्रति विपक्षी नेताओं में विश्वास बढ़ा है और डिनर में पवार, अखिलेश सहित शीर्ष विपक्षी नेताओं ने दीदी की चर्चाएं की। उनके बीच में दीदी ही चर्चा का विषय बनी रही। केंद्र की बीजेपी सरकार को टक्कर देने के लिए ममता को मान रहे एकमात्र विकल्प। हालांकि आज राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने इसका जवाब दिया। जब फर्स्ट इंडिया ने एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत की तो कहा गया कि इस तरीके के विकल्प मुलायम सिंह यादव को भी बनाने की कोशिश की गई थी, इस तरीके का विकल्प मायावती को बनाने की भी कोशिश की गई थी। जो नेता तेजी से अपने राज्य में जीतता है उसको राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाती है। हालांकि 2024 में विपक्षी नेताओं के एक साथ लाने के लिए ममता के नाम का समर्थन किया जा रहा है। अगर गांधी परिवार से विपक्षी एकता में चूक हुई तो फिर ममता को मौका मिल सकता है। वहीं विपक्ष राज्यों में उठ रहा जनता से जुड़े मुद्दे। बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव चल रहा है। विपक्ष बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को
जोर शोर से उठाया जा रहा है। सपा कांग्रेस ने यूपी विधानसभा में इन मुद्दों पर एक तरीके से बहिर्गमन कर दिया है। दोनों मुद्दों पर बहस की मांग उठाई विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने। वहीं कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने दूसरी लहर में अव्यवस्था का मुद्दा उठाया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने बहस की मांग को खारिज करते हुए बताया, पूर्वालोकन से परे और इस तरीके से बहस तो नहीं हुई, लेकिन तस्वीर साफ हो गई कि 2022 के यूपी चुनाव में न सिर्फ योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर हमला करने वाला है, बल्कि मुद्दे भी पूरे तरीके से साफ दिखाई दे रहे हैं। और मुद्दे होंगे बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना काल में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, उनको बुनाने की कोशिश विपक्ष आगामी चुनाव में करता हुआ नजर आएगा और बीजेपी के खिलाफ इन्हीं मुद्दों के आधार पर माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। ब्राह्मणों का अपना इजराइल बसाने की अटपटी मांग। एक ब्राह्मण ट्विटर उपभोक्ता ने चौंकाया। समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने नई योजना बताई, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को लुभाने में बीजेपी अनदेखी कर रही है। अपने पारंपरिक उच्च जातीय आधार की भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जातीय आधारित जनगणना की मांग बढ़ने के साथ एक ब्राह्मण ट्विटर उपभोक्ता ने सलाह दी और दुनिया के सभी ब्राह्मणों को एक द्वीप खरीदने और एक अलग देश बनाने पर विचार करने का रास्ता दिया, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी आकर्षित करना चाहती ओबीसी वोटर। हालांकि ये कितना संभव होगा अभी तो असंभव ही कहा जा सकता है, लेकिन इस तरीके की मांग का उठना ये बताता है कि जिसको बीजेपी अपना कोर वोट बैंक मानती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी को ही वोट देगा, बीजेपी से नहीं छिटकेगा, अगर वो बीजेपी से नाराजगी इस तरीके से दिखा रहा है कि अलग से देश बनाने तक की बात कर रहा है, तो इस पर मंथन करने की जरूरत है। और अब बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड में पोस्टर वॉर की, पोस्टर की जंग की, युद्ध की। ललन सिंह और आरसीपी सिंह गुट में जमकर खींचतान चल रही है। दोनों समूह एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए पोस्टर लगाते हैं। बीजेपी से मेल मिलाप के कारण नीतीश भी आरसीपी से नाखुश है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ चाय पार्टी में शामिल होने की जानकारी भी नीतीश कुमार से छिपाई। आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह बाद नीतीश ने बताया कि उनकी बिना सहमति के आरसीपी केंद्र में मंत्री बने और आरसीपी जब दिल्ली से लौटेंगे पटना, तब वहां का माहौल देखने लायक होगा कि पोस्टर वोट के जरिए कौन किसको किस तरीके से चुनौती देता हुआ नजर आता है। और जनता दल यूनाइटेड में जो पोस्टर वोट चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जंग जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को ही अलग अलग रास्ते पर चलने को मजबूर कर। कोविड ने रोका सेंट्रल हॉल का रास्ता। दरअसल कई पूर्व सांसद सेंट्रल हॉल नहीं जाने से दुखी हैं। यहां पूर्व सांसद विचारों के आदान प्रदान के लिए एकत्रित होते थे। सेंट्रल हॉल में ही पुराने मित्रों से मिलते और नए मित्र सांसद बनाते, क्योंकि यहां से मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से मिलना आसान हो जाता था। हाल ही में हुई पूर्व सांसदों के लोकसभा स्पीकर के समक्ष मीटिंग में ये दर्द उभरकर सामने आया और सेंट्रल हॉल आजादी के बाद से ही एक सांसद के जीवन का अभिन्न अंग रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से, कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से सेंट्रल हॉल को बंद किया गया और इस वजह से जो पूर्व सांसद हैं वो सेंट्रल हॉल नहीं जा पा रहे, मंत्रणा नहीं कर पा रहे। वर्तमान जो सांसद है, मंत्री हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे और यही दर्द उनका छलका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उनका ये दर्द सामने आया और उन्होंने इसके बारे में बातचीत भी की है। दरअसल सच्चाई यही है कि सेंट्रल हॉल आजादी के बाद से ही एक सांसद के जीवन का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से इसको बंद करना पड़ा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की जयंती आज है।
21 अगस्त 1949 को अहमद भाई का जन्म हुआ। कांग्रेस के चाणक्य के तौर पर अहमद भाई की पहचान है। सोनिया के सबसे करीबी सलाहकारों में अहमद पटेल को याद किया जाता है, वो शामिल थे। गांधी परिवार से पटेल की नजदीकियां इंदिरा गांधी के जमाने से चली आ रही। सियासी सूझबूझ से हमेशा विरोधियों को वो हैरान कर देते थे। बेहद स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करते थे अहमद भाई। 25 नवंबर 2020 को अहमद पटेल का दुखद इंतकाल हुआ था, लेकिन आज भी कांग्रेस के अंदर उनकी कमी खल रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो रणनीति बनाते थे, कई बार ऐसे मौके आए जब बीजेपी को उन्होंने पटखनी दी। उस दौर में जब बीजेपी सबसे ज्यादा पावरफुल, गुजरात के अंदर राज्यसभा के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने पटखनी बीजेपी को दी, उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का लोहा मनवाया। हालांकि इस तरीके के बहुत किस्से हैं जब उनके राजनीतिक सूझबूझ की वजह से कांग्रेस न सिर्फ टुकड़ों में होने से बची, बल्कि जो असंतोष कांग्रेस में अलग तरीके से पनपता था वो भी कम हुआ। अहमद भाई के बारे में कहा जाता था कि वो सबसे मिलते थे और तुरंत जिस समस्या का समाधान हो सकता था उसके लिए फोन को मिला दिया जाता था और तुरंत समाधान करा दिया जाता था। राजस्थान के बिजली घरों की जहां गाइडलाइन की हवा निकलती हुई नजर आई है, प्रदेश के बिजली घरों में कोयला संकट से जुड़ी बड़ी खबर। बिजली घरों में कोयले का 25 दिन का स्टॉक बेहद जरूरी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की गाइडलाइन में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन वित्तीय दिक्कतों के चलते गाइडलाइन की पालना नहीं हो पा रही। राजस्थान के अधिकांश बिजली घरों में 1 से 2 दिन का ही कोयला स्टॉक नजर आता है। ऐसे में हर समय प्रदेश की जनता पर लटकी रहती है कटौती की तलवार, और बीते दिनों में हमने ये भी देखा है कि कोयले की कमी की वजह से बड़े बड़े संयंत्र बंद करने पड़े। अगर इस गाइडलाइन की पालना की जाए तो फिर इस तरीके की समस्या ना आए, क्योंकि गाइडलाइन ये कहती है कि आपको 25 दिन का स्टॉक कोयले का रखना होगा, और हकीकत ये है कि इन बिजली घरों में सिर्फ 1 से 2 दिन का कोयला स्टॉक रखा जाता है, और अगर किसी वजह से कोयला पहुंच ना पाए तो बिजली का उत्पादन बाधित होता है और जनता पर हमेशा बिजली कटौती की तलवार लटकती नजर आती है। सचिवालय सुरक्षा की लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए। 4 दिन पहले महिला आईएएस की कक्ष में घुसे शख्स का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सचिवालय सुरक्षा से लेकर आईबी क्या वाकई में फेल हो गई है? इसके साथ ही पावर गैलरी में भी इस खबर की चर्चाएं जमकर हो रही हैं। क्या इसके पीछे कोई ऐसा राज जिसे छुपाया जा रहा? यह भी चर्चा कि ऐसे गंभीर चूक पर उच्च स्तर से कोई एक्शन लिया भी जाएगा या नहीं लिया जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार कल है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। अशुभ माने जाने वाली भद्रा नहीं डालेगी रक्षाबंधन में बाधा। घनिष्ठता नक्षत्र युक्त गज केसरी योग में रक्षाबंधन बनेगा। शोभन योग और राजयोग का भी संयोग है। इस साल रक्षाबंधन पर सूर्य, मंगल और बुध सिंह राशि में रहेंगे। 474 साल पहले 1547 में ऐसा ही शुभ संयोग बना था। इस बीच कल महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। महिलाओं और बालिकाओं को आरएसआरटीसी और जेसीटीएसएल की बसों में निःशुल्क यात्रा, यानी कि उनको कोई टिकट नहीं खरीदनी है, वो राजस्थान की बसों में आराम से यात्रा कर सकती हैं। और इस बार जो रक्षाबंधन पर योग बन रहा है वो 474 साल के बाद बन रहा है। इससे पहले 1547 में इस तरीके का शुभ संयोग बना था। इस बार कुछ खास भी है। खास दरअसल ये कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं, क्योंकि अशुभ माना जाता है भद्रा को, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर कोई बाधा डालता हुआ भद्रा नजर नहीं आया। घनिष्ठता नक्षत्र युग गज केजरी योग में इस बार रक्षाबंधन होगा। शोभन योग और राजयोग का भी संयोग बन रहा है।
और इस साल रक्षाबंधन पर सूर्य, मंगल और बुध तीनों सिंह राशि में रहेंगे। और अब बात करते हैं मानसून की। वैसे तो राजस्थान के कई हिस्सों में जमकर बरसे, लेकिन फिर भी पूरे राजस्थान को देखें तो सुस्त रवैया मानसून का नजर आया। अटक अटक कर चल रहे मानसून से जल संकट का खतरा बढ़ गया है। 1 करोड़ की आबादी को जिन बांधों से पानी मिलता है उनमें अभी तक करीब 30% ही पानी आया है। अकेले बीसलपुर बांध पर ही 90 लाख लोग निर्भर हैं। बीसलपुर बांध में सिर्फ 34%, जवाई बांध में सिर्फ 12% और जाखम बांध में सिर्फ 39% पानी आया है। जवाई और जाखम बांधों पर 10 लाख की आबादी निर्भर है। जयपुर, अलवर समेत 9 जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्व के 1.5 दर्जन जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बीसलपुर बांध में पानी सिर्फ 30% आया, इसका मतलब यह है कि एक बड़ा हिस्सा ऐसा होगा जिसको पानी के लिए तरसना पड़ सकता है, क्योंकि 90 लाख लोग राजस्थान के अंदर बीसलपुर बांध का पानी पीते हैं, बीसलपुर बांध के पानी पर निर्भर रहते हैं। वैसे तो हाड़ौती में जमकर बारिश हुई है, पानी की वजह से समस्याएं भी देखी गई, लेकिन बांधों में पानी का नहीं पहुंचना यह अपने आप एक बड़ी समस्या है जिसको सुलझाने की जरूरत कि जब मेघ बरसते हैं तो बांधों तक पानी इस बार क्यों नहीं पहुंचा। वहीं त्योहारी सीजन शुरू, मतलब कि मिलावटखोरी शुरू। त्योहारी सीजन में फिर से सिर उठाते नजर आ रहे मिलावटखोर। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी सहित कई त्योहारों की धूम रहेगी। मिलावटखोर आम जन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे, कोई कमी इसमें नहीं छोड़ रहे। खाद्य से लेकर पेय पदार्थों तक सुरक्षित नहीं है, नकली नजर आते हैं। दूध, पनीर, सब्जियां, यहां तक कि दवा से भी जनता बच नहीं पा रही। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई का मिलावटखोरों में कोई खौफ नजर नहीं आता। आंकड़े के जरिए समझाते हैं कि ये खौफ क्यों नजर नहीं आता। दरअसल अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक जयपुर के अंदर 877 सैंपल लिए गए। इनमें से 200 खाद्य वस्तुओं के सैंपल्स में अनसेफ श्रेणी की मिलावट नजर आई थी। विभाग ने 94 सैंपल्स की जांच कर मामलों की न्यायालय में प्रस्तुति भी पेश की थी। लेकिन समस्या यह है कि जब तक सैंपल की जांच होने के बाद रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के बाद जांच तक पहुंचती है, तब तक ना जाने कितनी मिठाइयां और पदार्थ जनता के पेट तक पहुंच चुके हैं।